हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, ध्येय आईएएस आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं, जो कि नई टेस्ट सीरीज है। 7 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है, जिसमें कि आपको टोटल जो है 10 टेस्ट जीएस के मिलेंगे और 10 टेस्ट जो है वो सामान्य हिंदी की। तो इस तरह टोटल 20 टेस्ट कवर किए जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने टेस्ट नंबर जो सामान्य हिंदी का पहला रहा है उसको कवर कर लिया है, और आज की इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का जो पहला टेस्ट है इसको कवर करेंगे। ये पूरा शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा @UPPCS किंगडम पर। जो टेस्ट पेपर है बाइलिंगुअल है, जिसकी PDF @UPPCS किंगडम पर मिल जाएगी आपको। तो जीएस का टेस्ट सीरीज नंबर यहाँ पर पहला है। तो 2 टेस्ट ऑलरेडी पहले हुई थी एग्ज़ाम के पहले, अब इन्होंने चलाया तो तृतीय यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आरओ एग्ज़ाम के लिए है जीएस का टेस्ट नंबर 1, जहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न मिलेंगे, साथ ही जो है मई और जून 2023 की करंट अफेयर्स प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र में हिंदी और इंग्लिश प्रश्न जो है अलग अलग पेज पर है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है वीडियो के माध्यम से हिंदी के जो प्रश्न पत्र है फॉन्ट देखने को मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का जो PDF है आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप जो है PDF के माध्यम से अपना टेस्ट लगाइए, वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा सोल्यूशन आप कवर कर लीजिएगा। तो उसी माहौल में आपको एग्ज़ाम देना है, जिस माहौल में आप जो है 2 घंटे का टाइम लेना है और पेन लेना है, OMR शीट लेना है और आपको 2 घंटे अपना देना है। ये जो वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करना चाहते हैं पूरा कवर कीजिएगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है दोस्त। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स जो है आपको सभी को मिलती रहे। तो फुल लेंथ टेस्ट है, आप जानते हैं, तो 140 प्रश्नों का होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। पहला कथन है कि कथा वस्तु बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। तो कथा वस्तु जो प्रमुख ग्रंथ है ये महायान शाखा का नहीं है, ये हीनयान शाखा का है, हीनयान। तो इसलिए यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जो है दिया कथन ये गलत है। दूसरा देखते हैं, इस ग्रंथ में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो कथा वस्तु बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कथन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। केवल और केवल 2 सत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। पहला कथन है कि जो वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सत्य है। आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृति थी, यह कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है कि आर्यों का जो समाज है वो मातृ प्रधान था। तो यहाँ पर मातृ नहीं पितृ प्रधान था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पितृसत्तात्मक थी, पितृ प्रधान था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो दिया है ये क्या है आपका, गलत है। तो तीसरा कथन असत्य है। आर्यों का जो प्रिय पशु था वह घोड़ा था। तो प्रिय पशु घोड़ा था, जबकि जो प्रिय देवता थे वह इंद्र थे। ये कथन भी आपका सत्य है। तो आर्यों को जो समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे जो छोटी इकाई होती थी वह परिवार या कुल हुआ करती थी, परिवार या कुल। और उस परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। तो पितृ प्रधान थी, सत्य। समाज क्या था, पितृ प्रधान था। तो जो मुखिया होता था वो पिता होता था, जिसे कि जो है वो कुलप कहा जाता था, कुलप। तो यहाँ पर असत्य पूछा था, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। किस लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ किए। तो पुष्यमित्र शुंग कौन थे, आप जानते हो, अंतिम जो मौर्य शासक रहे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग राजवंश की जो है स्थापना की थी। कब, 184 ईसा पूर्व में। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, और ये जो ज्ञात है पता चलता है कहाँ से, तो अयोध्या लेख से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कौन एक महान कूटनीतिज्ञ थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में जो 9 रत्नों में एक रहे महान कूटनीतिज्ञ, तो इनमें से कौन था, वो चारों में से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के महान जो कवि आप जानते हो कालिदास ही थे। इनमें से 9 रत्नों में जो महान कूटज्ञ थे वो कौन थे, तो महान कूटनीतिज्ञ थे घटकर पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। कौन थे, घटकर पर, महान कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर होगा। कहीं कहीं आपको ये जो लिखा हुआ ये खटक पारा भी लिखने को मिलेगा, खटक पारा, खटक पारा। इनकी एक प्रसिद्ध जो कविता पुस्तक है घटकर काव्यम,
जो कि संस्कृत में लिखी हुई। बाकी नवरत्नों में वररुचि की अगर बात की जाए, ये संस्कृत विज्ञान व्याकरणिक थे, व्याकरणिक। संकुचित तो ये वास्तुकार थे, वास्तुकार। छपड़क की बात की जाए तो ये ज्योतिषी थे। बाकी एक अमर सिन्हा रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 4 तो यही हो गए, तो नवरत्नों में 5, एक अमर सिम्हा। तो अमर सिम्हा जो थे वो संस्कृत के साहित्यकार थे। यहीं पर एक धन्वंतरी आते हैं। धन्वंतरी की अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तीसरे जो है हरिसेना, तो हरिसेना कवि और लेखक थे। बाकी कालिदास आप जानते हो, नाटककार, प्रसिद्ध कवि। और एक और बचते हैं 5वीं दलित वराहमिहिर। तो वराहमिहिर जो है वो खगोल शास्त्री थे। तो नवरत्न थे। विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी रुचि कला और संस्कृति में गहरी थी। आगे बढ़ते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है दोस्त? अभिकथन है कि गुप्त साम्राज्य की प्रशासन की प्रकृति संघात्मक थी। प्रकृति कैसी थी? संघात्मक। कारण यह है कि गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब है, क्योंकि जो गुप्त राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त शासन का जो स्वरूप है वो केंद्रीकृत ना होकर क्या है? संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे जो राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है, आपको बताना है। राणा कुंभा की बात की जाए, जो कि मेवाड़ का शासक था, तो राणा कुंभा मेवाड़ के शासक रहे हैं। 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक जो है मेवाड़ के शासक थे। तो राणा कुंभा की जो सबसे महत्वपूर्ण विजय थी वो मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध थी। राणा कुंभा की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध थी। तो मालवा विजय की स्मृति में ही जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का जो है निर्माण कराया था। तो निर्माण जो है वो मेवाड़ विजय नहीं, मालवा विजय की निर्माण। तो दूसरा कथन आपका यहाँ पर गलत हो गया है। तो चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, इस कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का जो है वो कोश कहा जाता है। हिंदू देवशास्त्र का कोश कहा जाता है कीर्ति स्तंभ को। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही है, यानी कथन एक सही है, तो केवल और केवल एक सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब निम्नलिखित में से किन किन साम्राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो रायचूर दोआब कृष्णा योम तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित था, जो कि विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का जो है प्रमुख कारण था। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन है शैव धर्म, शाक्त नाथ या भागवत धर्म। तो दो वेशनगर है यानी विदिशा, तो विदिशा वेशनगर का जो गरुड़ स्तंभ है ये भागवत धर्म से क्या है? संबंधित है। तो भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध जो प्रस्तर स्मारक है, ये प्रस्तर यानी पत्थर, और इससे ज्ञात होता है कि तक्षशिला के जो यवन राजदूत रहे कौन? हेलियोडोरस। तो तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब, भागवत धर्म। निम्नलिखित में से किस एक महाजनपद की 2 राजधानियां नहीं थीं? तो महाजनपद यानी जो बौद्ध ग्रंथ रहा अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व उत्तर भारत में 16 महाजनपद क्या विद्यमान थे। उन 16 महाजनपदों में जो अवंती रही, तो अवंती की राजधानी जो थी, तो अवंती की राजधानी हो गई उज्जैनी और महिष्मती, उत्तरी दक्षिणी। वहीं पर पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी? अहिछत्र और काम्पिल्य। कौशल की पहली राजधानी साकेत, दूसरी हो जाएगी श्रावस्ती। मत्स्य की एक ही राजधानी थी, तो एक महाजनपद की 2 राजधानियां नहीं थी, तो वो है आपका यहाँ पर मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उनके साथ था? और यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी।
तो शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो है वो निज़ामुद्दीन औलिया के जो है शिष्य थे, जो कि भारत के अंतिम महान चिश्ती संत थे। इन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की थी। किसकी रचना? तौहीद ए वजूदी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय नसीरुद्दीन चिराग दहलवी उनके साथ ही थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि अकबर द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित सोने के सिक्कों में कौन सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो जो अकबर द्वारा जारी किया गया था सोने का सिक्का, उनमें से जो सबसे बड़ा सोने का सिक्का था वह कौन सा था? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा संसब। कौन सा था? संसब। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। सबसे बड़ा था, जो कि 101 तोले का था। 101 तोले का था और इसका प्रयोग बड़े लेन देन में होता था। वहीं पर अगर मोहर की बात की जाए तो मोहर जो है अकबर द्वारा चलाया गया मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का मोहर था। इलाही की बात की जाए दोस्तों, इलाही जो है अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोल आकार का सिक्का था। ये सर्वाधिक प्रचलित था। ये सर्वाधिक गोल आकार का था। ये गोल आकार का। रहस भी एक जो है सोने का सिक्का ही था, जो कि अकबर द्वारा चलाया गया था। तो सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का मोहर, सर्वाधिक गोलाकार सिक्का इलाही, और सबसे बड़ा सोने का सिक्का था संसब। रहस भी जो है अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का ही था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कि हुमायूं का जो पहला सैनिक अभियान है वो कालिंजर के विरुद्ध था। जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हुमायूं का जो पहले सैन्य अभियान रहा है वो वर्ष 1531 ईस्वी में बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध था। और उस समय जो कालिंजर की शासक थी वो प्रताप रुद्र। कौन थे? प्रताप रुद्र देव। हुमायूं के कालिंजर अभियान का मुख्य जो कारण रहा वो प्रताप रुद्रदेव द्वारा जो अफगानों के प्रति सहानुभूति थी। इसके अलावा कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित था, जो सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये सब कारण रहे। तो कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को अफगानों के प्रति सहानुभूति थी, इसलिए हुमायूं का जो पहला सैनिक अभियान रहा वो कालिंजर के विरुद्ध ही रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है क्रोनोलॉजी है, कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या कब की जाती है? वर्ष होता है 1909। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो की जाती है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में, ये होती स्थापना 1905 में। ऊधम सिंह द्वारा माइकल ओडायर की हत्या जो की जाती है वो कब? तो ये इसका जो टाइम पीरियड है वह जो है 1940 है दोस्त। ये ऊधम सिंह वही है जो डॉनल्ड डायर समझ के वहाँ जाके उनको मार देते। तो माइकल ओडायर की हत्या। तो यहाँ पर अब क्रोनोलॉजी जो बनेगी आपकी, सबसे पहले आएगा 1905, यानी 3 नंबर पहले आ जाएगा। 3 नंबर के बाद आएगा आपका 1905 के बाद 1909 आता है, यानी 2 नंबर आ जाएगा। फिर 1913 होगा 1 नंबर, फिर 1940 हो जाएगा चौथा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो उड़ीसा जो अकाल रहा उसी के बाद 1866 ईस्वी में, कब? 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग का जो है वो गठन किया गया था, जिसे राहत सेवा को सरकार की जो है जवाबदेही माना। फिर 1876-77 ईस्वी की अकाल के बाद 1878 ईस्वी आती है, जिसमें कि स्ट्रेसी आयोग बनाया जाता है, जिसकी अनुशंसा पर ही 1883 ईस्वी में अकाल संहिता या दुर्भिक्ष संहिता बनाई गई। कौन सा आयोग रहा? स्ट्रेसी। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगला है अहमदाबाद अधिवेशन 1921। इसके संबंध में कौन सा सही है आपको बताना है। तो अहमदाबाद अधिवेशन जो कि वर्ष 1921 का रहा है कांग्रेस अधिवेशन का, तो इसकी जो अध्यक्षता इसके लिए जो चुने गए थे वो CR दास चुने गए थे अध्यक्षता के लिए, लेकिन ये थे जेल में। तो जेल में जाने के कारण जेल में रहे, तो अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय जो है उनकी जगह जो कौन किया था जेल के कारण, तो हकीम अजमल रहे। तो हकीम अजमल ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर लिखा है अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया था। चुने गए थे लेकिन अध्यक्षता नहीं कर पाए जेल में होने के कारण, तो यहाँ पर हकीम अजमल होता तब सही होता। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। इसी अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाई थी, क्योंकि यह कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो गांधी जी था इस मांग के पक्ष में नहीं थे। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, दूसरा सही होगा।
तो पूछा कौन सा सही है, तो केवल और केवल 2, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक ने अल नदवाह का प्रकाशन किया था। अल नदवाह तो थे कौन प्रकाशन करने वाले? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से लेकर के 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, देवबंद से संबंधित थे, इंडिया विंग्स ऑफ फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है, और इसका जो प्रकाशन है अल नदवाह का ही प्रकाशन इन्होंने ही किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है सूची 1 में जो कुछ आंदोलन दे रखे हैं और किस राज्य से संबंधित आपको मिलान करना है। बिजौलिया आंदोलन जो प्रभावित रहा वो बिहार दिया हुआ है, तो यहाँ पर राजस्थान से संबंधित रहा है। एका आंदोलन जो है वो अवध प्रांत से होगा, अवध। तेभागा आंदोलन की बात की जाए तो बंगाल होगा, और बाकास्त किसान संघर्ष की अगर आप बात करेंगे ये बिहार से रिलेटेड होगा। तो मिला लो आप, 4 हो गया, ए का, बी का 3 है, सी का 1 है, और डी का यानी सी का 2 होगा और डी का क्या है, किसान संघर्ष 1 बिहार होगा। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं हुई थी। काकोरी षड्यंत्र, तो आप जानते हो काकोरी षड्यंत्र का नाम ही चेंज कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम हो गया है। तो ये जो बेसिकली कांड रहा है, एक्शन जो हुआ था, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी रही उसी के सदस्यों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को जो है यह अंजाम दिया गया था। तो सरकार ने समूचे षड्यंत्र का जो पता लगाकर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था, इसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी रहे हैं, रोशन लाल रहे, इसके अलावा अशफाक उल्ला खां रहे। इन पर जो है मुकदमा चलाया गया, फिर इनको फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर जो बटुकेश्वर दत्त है इससे संबंधित रहे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी राइट आंसर बन जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं रहे। अगला प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में सम्मिलित नहीं था। तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट रही है, तो उसी के प्रत्युत्तर में 28 अगस्त 1928 को 28 अगस्त 1928 को जो मोतीलाल नेहरू रहे उन्हीं की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की, जिसे कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट की जो सिफारिश रही, इनमें सिफारिशों में जो है भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन राज्य का दर्जा, भारत एक संघ होगा, इसमें जो है रिपोर्ट में मूल अधिकारियों की बात की गई, इसके अलावा जो पृथक निर्वाचक मंडल रहे उसकी अस्वीकार्यता की बात की गई, ये सब सम्मिलित रहे हैं। जबकि जो भारत को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा देना जो है इसमें सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा प्रावधान राजनीतिक क्षमता को सुनिश्चित करता है। राजनीतिक क्षमता को, राजनीतिक समानता की बात की गई है। तो आप जानते हो भारतीय संविधान हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है। उस क्षमता के 3 आयाम होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो यहाँ पर राजनीतिक क्षमता की बात की गई है। तो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जो वयस्क मतदान का प्रावधान है वो राजनीतिक क्षमता को सुनिश्चित करता है, वयस्क मतदान। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। जबकि यहाँ पर विधि के समक्ष क्षमता की जो बात की गई, उपाधियों के अंत की, समान काम के लिए समान वेतन, ये नागरिकता की जो है यानी नागरिक क्षमता को सुनिश्चित करने की यहाँ पर बात। लेकिन वयस्क मताधिकार राजनीतिक क्षमता को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो वयस्क मतदान, वैसे आप जानते हो जो इलेक्शन आ ही रहा लोकसभा का, जो वोटिंग राइट है, वैसे जो यूपीएससी ने उसको मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। समझ पा रहे हैं आप। तो मान लो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको मानना ही पड़ेगा भाई, वहाँ पर दे देंगे कि संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, तो आप क्या कहोगे, संवैधानिक अधिकार है। अगला है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु, और यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 160 में। तो आर्टिकल 160 के तहत जो है राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु जो है उपबंध कर सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3rd यानी समवर्ती सूची है। पहली जो होती है यूनियन लिस्ट हो गई, दूसरी आपका स्टेट लिस्ट और तीसरी कनकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट की बात की गई है, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है, कौन सा विषय
कनकरेंट लिस्ट के तहत आएगा। पुलिस दिया है, लोक व्यवस्था है, कारागार है, दंड प्रक्रिया है। पुलिस दी तो ये भी आपका स्टेट है, यानी कि आपका राज्य सूची का विषय है। पब्लिक व्यवस्था तो लोक व्यवस्था भी आपका क्या हो जाएगा, यानी स्टेट सब्जेक्ट है ये। कारागार की अगर बात करो ये भी स्टेट सब्जेक्ट होगा। दंड प्रक्रिया जो कि कनकरेंट लिस्ट के तहत है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कौन सा कथन सत्य होगा। पहला है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन की सदस्य हैं तो भी वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट दे सकेंगे। तो पहली बात तो आर्टिकल नंबर 75 है। आर्टिकल नंबर 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वह केवल और केवल जो है लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा। जब लोकसभा की बात आएगी तो प्रधानमंत्री संसद के अगर उच्च सदन यानी राज्यसभा के अगर सदस्य हैं तो लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाएगा तो लोकसभा में तो रहेंगे नहीं, राज्यसभा के सदस्य होंगे, तो वे जो है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वह हो जाएगा गलत। तो पहला ही सत्य है, नहीं ऑप्शन ही राइट आंसर बनेगा, केवल एक। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए, यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा जो है विघटित हो जाए तो ये घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी। तो संविधान का है आर्टिकल नंबर 360 जो कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। वित्तीय आपात की घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। और यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए अथवा 2 महीने के भीतर इसे मंजूर करने से पहले ही लोकसभा विघटित हो जाए तो यह जो घोषणा है वह पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक की 30 दिनों तक जो है प्रभावी रहेगी। कितने दिनों तक? 30। और साथ ही कंडीशन है 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी, परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 371 खा यानी 371 बी में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित हैं? तो 371 बी जो कि असम से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पंचदुआब निम्नलिखित में से किस एक का विशिष्ट लक्षण है? पंचदुआब, और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा मैदान को सतलज यमुना विभाजन भी कहते हैं। यह मुख्यतः बांगर से निर्मित है और इस मैदान के विशिष्ट लक्षण पंचदुआब यानी कि बिस्ट दुआब, बारी दुआब, रचना दुआब या चाज दुआब तथा सिंध सागर दुआब। तो पंचदुआब भी इसी में से विशिष्ट लक्षण किसका है? पंजाब हरियाणा मैदान का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कि उनके उत्तर से दक्षिण अवस्थिति का सही क्रम क्या होगा? ये पहाड़ियाँ दे रखी हैं दक्षिण भारत की, तो इनका उत्तर से दक्षिण जो है वो सही क्रम आपको बताना है। तो जावेदी है, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई और पालकोंडा। तो पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण वह नल्ला मलाई होगा, फिर पालकोंडा है, फिर आपका जावेदी होगा, फिर इसके पहले में आती है सेवराय, उसके बाद अन्नामलाई आती है। तो यहाँ पर जो रैंक आएगी वो 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 यानी राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है तो उस उत्कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर जलप्रपात दिए गए हैं और किस नदी पर संबंधित आपको बताना है। अमृतधारा जलप्रपात जो है ये हसदेव नदी पर होगा, डुडुमा मंचकुंड पर है, गोकाक घाट प्रभा है, दूधसागर मांडवी पर है गोवा में। तो इस तरह यहाँ पर आप देखें तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार होगा। तो ग्रेट निकोबार की जो एरिया वो कितना होगा? तो ग्रेट निकोबार का एरिया जो है ग्रेट निकोबार 921 है। दक्षिण अंडमान की अगर बात की जाए तो दक्षिण अंडमान जो होगा लिटिल, तो इसका आप देखेंगे तो कम ही होगा, इससे 707 है। उत्तरी अंडमान की अगर बात करेंगे आप तो 1317 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं पर अगर मध्य अंडमान की बात करेंगे तो 1523। तो यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है एरिया के हिसाब से पूछा गया है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा मध्य अंडमान। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर कोयला रीजन दिए गए हैं और किस राज्य से संबंधित है, आपको मिलान करना है। पहला यहाँ पर दिया है उमरिया, तो उमरिया जो कोयला रीजन पड़ेगा ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। तंदूर हो जाएगा आपका तेलंगाना। लाल मटिया आपका पड़ेगा झारखंड में, जबकि रणजीत घाटी जो होगी ये सिक्किम में। इस तरह आप देखेंगे तो ए का यहाँ पर 3 होगा, बी का 1 होगा और सी का 4 और डी का 2। राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सेनकोट्टा गैप अवस्थित है, तो सेनकोट्टा गैप जो है ये केरल राज्य में है। किस पहाड़ी पर अवस्थित है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा आपका इलायची पहाड़ी पर। इलायची पहाड़ी पर स्थित है और यह तिरुवनंतपुरम केरल तथा मदुरई यानी तमिलनाडु को जोड़ता है। इलायची पहाड़ी सेनकोट्टा जो गैप है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जो नदियाँ हैं इनका जो प्रवाह है वह उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आप जानते हो जो उत्तर प्रदेश है इसका जो भाग है उत्तरी और पश्चिमी ये क्या है, ऊंचे भाग हैं। तो किसी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र है वहाँ की धरातलीय रचना, भूमि की ढाल, चट्टानों की जो स्वभाव हैं, जल की प्राप्ति आदि विशेष जो है वो प्रभावी होती हैं, उनका प्रभाव होता है। तो जब उत्तर प्रदेश का जो भूतल है वो उत्तरी और पश्चिमी भाग ऊंचा होगा और जो हिमालय है उस पर पर्याप्त जल स्रोत है, तो प्रदेश की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो किस ओर जो है वो प्रभावित होंगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होंगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। और यहाँ पर लिखा है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये आपका गलत हो गया। लिखा है कि प्रदेश का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है ये ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ए गलत है और आर सही है। सूची 1 प्रमुख मेले हैं और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। प्रमुख मेले, कालिंजर मेला आप जानते हो, कई बार पढ़ते हो, बांदा हो जाएगा, द्रुपद वाराणसी पढ़ते हो, ददरी बलिया हो जाएगा, राम नगरिया जो मेला ये फर्रुखाबाद होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ए का यहाँ पर 2 है, बी का 1 है और सी का 4 है और डी का 3 है। तो 2 1 4 3 राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला यूपी स्पेशल है कि भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। भारत की जो ऊर्जा राजधानी है वह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है, इसी को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है एक औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें जो है बॉक्साइट, चूना, पत्थर, कोयला, सोना आदि जैसे खनिज जो है पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारे बिजली संयंत्र भी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही कथन है। पहला है कि जो मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली है इन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा दोस्त, लाल मृदा। कथन बिल्कुल सही है और लाल मृदा में ही दलहन की खेती की जाती है, तो ये कथन भी आपका सही है। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं, ए और बी दोनों, यानी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न 36 नंबर है, पूर्वी यमुना नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही कथन होगा। पूर्वी यमुना नहर के संदर्भ में पहला कथन है कि जो पूर्वी यमुना नहर है ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है, ये पहला कथन आपका सत्य है। दूसरा है कि इसका निर्माण शाहजहां ने शुरू किया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है इसका निर्माण जो शाहजहां ने शुरू किया था, यानी वर्ष रहा है निर्माण जो हुआ 1830 ईस्वी में। इस नहर के द्वारा सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और अलीगढ़ की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंची जाती है। तो जो पूर्वी यमुना नहर है यह सहारनपुर से निकलती है और इसकी जो टोटल लंबाई है वह 1440 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर जो चौथा पोर्शन दिया हुआ है कथन ये बिल्कुल सही है। तीसरे में क्या है, यहाँ पर सहारनपुर से तो निकलती है पूर्वी यमुना नहर, कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है और इसके नहर के द्वारा सहारनपुर के साथ शामली है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है और दिल्ली, तो लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इससे सींची जाती है। यहाँ पर जैसे बिजनौर दे दिया, बिजनौर से कोई रिलेशन है, अमरोहा से कोई संबंध नहीं इस नदी का, नहर का, और ये अलीगढ़ से। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। तो निर्माण 1830 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और क्योंकि निर्माण शाहजहां ने शुरू किया, क्योंकि खुदवाया जो था वो शाहजहां के द्वारा, बाद में फिर अंग्रेजों के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था। 37 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। प्रमुख घराने दे रखे हैं और उनकी विशेषता। सहारनपुर घराना, तो सहारनपुर जो घराना रहा है ये ध्रुपद गायन के लिए होगा। रामपुर घराना का संबंध होगा ख्याल गायकी से। इटावा घराना सितार वादन के लिए। शाहजहांपुर जो घराना है ये हो जाएगा सरोद वादन के लिए। तो ए का 3 है और बी का 4 है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रमुख व्यक्तित्व दिए गए हैं और उनके जन्म स्थान, और यहाँ पर कौन सा गलत है आपको बताना है। अबुल फजल का जन्म स्थान आगरा, बिल्कुल सही है। शेख फैजी का यहाँ पर आगरा है जन्म स्थान, ना कि बुलंदशहर, तो यहाँ पर बुलंदशहर दिया है। शेख फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था। और किनके यहाँ, इनके पिता का जो नाम था, जो कि प्रसिद्ध थे विद्वान शेख मुबारक के पुत्र रहे, शेख फैजी। बीरबल जो है इनका जन्म स्थान जालौन है, बिल्कुल सही है। निजामुद्दीन औलिया बदायूं, तो यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा है, यहाँ पर होना चाहिए था आगरा, यहाँ पर दिया हुआ है बुलंदशहर, जो कि गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इनके विचार करना है और कौन सा सही कथन है आपको बताना है। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में सर्वाधिक जो वृद्धि देखी गई, सर्वाधिक जो डिकेडल ग्रोथ रेट रही है, वो यहाँ पर 1961 से 71 के बीच बताया गया है, जो कि गलत है। वर्तमान में आप जानते हो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का 382 है। तो यहाँ पर जनघनत्व सर्वाधिक जो रहा है वो 1981 और 91 के मध्य रहा है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है ये कथन जो है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो भदोही को बताया गया है। तो न्यूनतम जो जनघनत्व है वह ललितपुर का है, 242। फिर इससे थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो सोनभद्र है, फिर हमीरपुर होगा, फिर महोबा, चित्रकूट होगा। भदोही की कोई बात यहाँ पर सबसे न्यूनतम की बात ही नहीं है। न्यूनतम सबसे जो है वो ललितपुर का है। किसका है? ललितपुर। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत ही है। तो ना तो एक सत्य ना तो दो, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है, हरिऔध कला केंद्र भवन जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? हरिऔध कला केंद्र उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, प्रमुख प्रजातियाँ दे रखी हैं और ये आम की प्रमुख प्रजातियाँ हैं और इनका लोकेशन बेसिकली जो है कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे दशहरी आम के लिए आप जानते हो मलिहाबाद आपका फेमस है। रटाउल आम जीआई टैग पाने वाला ये रहा आपका बागपत हो गया आपका। लंगड़ा आम के लिए वाराणसी चले जाओगे। सफ़ेद आम है ये सहारनपुर है। अब आप मिला लो, ए का यहाँ पर 2 है, बी का 1 है और सी का यहाँ पर 4 होगा, तो डी का यहाँ पर आपका 3 हो जाए, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जा रहा है। 42 नंबर प्रश्न है, कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी असत्य हैं? असत्य। कैस्पियन सागर तो यह खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी के मामले में देखोगे तो 140% यहाँ पर जो है खारापन लवणता देखने को मिलती है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। लिखा है कि इसके उत्तर में कराबुगाज की खाड़ी है। तो इसके उत्तर में आप देखेंगे तो यूराल व वोल्गा जैसी नदियाँ गिरती हैं, लेकिन इसके उत्तर में नहीं, बल्कि ये जो कराबुगाज की खाड़ी दी यहाँ पर होना चाहिए था दक्षिण में, तब यह स्टेटमेंट आपका सही होता, क्योंकि इसके दक्षिण में है कराबुगाज की खाड़ी। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछा है कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा, केवल 2। अगला है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी में अवस्थित नहीं है? कौन सा भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी में अवस्थित नहीं है? तो जो भूकंप की मध्य महाद्वीप पेटी है वो यूरेशिया महाद्वीप के बीच नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई हैं। पिरेनीज है, आल्पस हो जाएगा, काकेशस है और जो हिमालय है वो इसी पेटी में आते हैं। तो ये सब हैं इसमें, लेकिन जो आइसलैंड यहाँ पर दे रखा है ये नहीं होगा। तो मध्य महाद्वीपीय जो पेटी में अस्तित्व है, लगभग आप देखेंगे तो विश्व के 21% जो भूकंप हैं वो इसी पेटी में आते हैं। जबकि जो यहाँ पर आइसलैंड दे रखा है, आइसलैंड का संबंध भूकंप की मध्य अटलांटिक पेटी से, मध्य यहाँ पर महाद्वीपीय नहीं अटलांटिक, तो अटलांटिक पेटी से संबंध है आइसलैंड का। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो कि महासागरीय जलधाराएं दे रखी हैं और गर्म ठंडी के हिसाब से यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। जैसे लाब्राडोर की धारा को ठंडी जलधारा बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। गिनी की धारा को यहाँ पर ठंडी बताया गया, जबकि आप जानते हो गिनी जो है वो जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर में जो है विपरीत विषुवत रेखीय धारा के रूप में, विषुवत रेखीय धारा के रूप में गिनी तट पर प्रकट होती है। तो विषुवत रेखीय जो धारा होंगी, सिंपल सी बात क्या है, ठंडी नहीं गर्म होंगी, जबकि तो यहाँ पर गर्म होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आगे देखिए, मिलान जो दिया है, गल्फ स्ट्रीम धारा को गर्म बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। क्यूरोसियो की जो धारा है ये भी गर्म है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट है निकिल। निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो सडबरी खान है, ये कहाँ पर लोकेशन है इसका? सडबरी खान जो कि विश्व प्रसिद्ध है निकिल उत्पादन के लिए, और यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड कनाडियन शील्ड है, इसी में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है पंपाज नामक जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं किस मैदान में? तो पंपाज जो घास है, कंट्री पूछा जाता है तो आप बताते हो अर्जेंटीना। यहाँ पर मैदान पूछे गए हैं तो ओरोनिको के मैदान है, ला प्लाटा है, अमेजन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हो ब्राज़ील का जो पठार है, तो ब्राज़ील के पठार के दक्षिण में पराना पराग्वे का मैदान स्थित है, और उसी पराना पराग्वे के मैदान को ला प्लाटा का मैदान कहते हैं। इसी ला प्लाटा के मैदान में पंपाज नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है, जिनको क्या कहा जाता है? पंपाज। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? तो आप जानते हैं भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक होती है, और जिस माध्यम का जो अपवर्तनांक है जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की जो चाल है उतनी ही क्या है? कम होती है। तो इन ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो अपवर्तनांक कितना अधिक जिसमें दिखेगा, तो इसमें हीरे में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है प्रकाश का, तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है वह उतनी ही कम हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा हीरा। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक माप नहीं होता है? कौन सा पैमाना है जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो जैसे कि आपका यहाँ पर फारेनहाइट दे रखा है, फारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, र्यूमर हो गया, इनके जो पैमाने का मान है वो ऋणात्मक होता है, जबकि जो केल्विन दिया है, केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा। आग पर रखी पतीली का जो जल है किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? आग पर रखी पतीली का जल किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है? और यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी संवहन प्रक्रिया द्वारा। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के जो कण हैं वो स्वयं स्थानांतरित होते हैं, जैसे आग पर रखी पतीली का जो जल है वो संवहन द्वारा ही गर्म होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित अगला प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगें दे रखी हैं, इनमें से किस एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो दिए हैं इसमें तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगा और ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होगी? सबसे कम ऊर्जा और सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य है किसमें होगा? गामा, एक्स, रेडियो या अवरक्त? तो राइट आंसर बन जाएगा रेडियो जो तरंग है, इनका जो तरंग दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होता है और ऊर्जा जो है न्यूनतम। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो अगर जिंक की अगर बात करोगे तो जिंकाइट होगा या कैलामीन? जिंकाइट या कैलामीन, यहाँ पर एजुराइट दिया है जो कि गलत है। कॉपर की बात करोगे तो कैल्सोसाइट। कॉपर क्या कैल्कोसाइट हो गया या क्यूपराइट या राइट हो सकता है। मरकरी जो है वो सिनेबार है, लेड मैलेना। तो यहाँ पर पूछा कौन सा सुमेलित नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन ही सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अश्रु गैस, अश्रु गैस जो है वो होगा अमोनिया हो जाएगा। स्ट्रेंजर गैस की बात करोगी तो जीनान होगा। हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। रणनीतिक धातु टाइटेनियम हो जाएगी, और यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को मृदु कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा सोडा कांच। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो सोडा कांच भंगुर होता है, जिस कारण ये सुगमतापूर्वक जो है टूट जाता है, और ये सबसे सस्ता व सर्वनिष्ठ कांच होता है। सोडा कांच को मृदु कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अगला है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कारण कहा गया है। अभिकथन और कारण है। कथन क्या है कि मनुष्यों का जो रुधिर है वो समान न होकर भिन्न भिन्न होता है, और इसका कारण बताया जा रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसी कारण से मनुष्यों का जो रुधिर है वो एक ना होकर भिन्न भिन्न होता है। तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल स्टीनर, कौन? कार्ल
लैंड स्टीनर ने पता लगाया कि सभी मनुष्यों का जो रुधिर है समान न होकर भिन्न होता है, और इस भिन्नता का जो कारण है वो रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइको नामक जो प्रोटीन है वह उपस्थित होता है, और इसी उपस्थिति के कारण जो है मनुष्यों का जो रुधिर है वो एक समान नहीं होता है। तो इसी ग्लाइकोप्रोटीन को ही क्या है, एंटीजन कहा गया है। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी, यानी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर बनेगा। रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण कौन करता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण, और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा वृक्क। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, वृक्क, किडनी। तो जो किडनी है, किडनी एक तरह का उत्सर्जी अंग है, और ये उपापचय जो क्रिया है उसी के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न अवशिष्ट पदार्थों को किडनी जो है मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, और ये रक्त में जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता है उसको नियंत्रण भी करता है किडनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किडनी, वृक्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं? वृद्धि हार्मोन्स, और यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सोमैटोट्रोपिन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा। सोमैटोट्रोपिन को वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। इसका संबंध जो है शारीरिक वृद्धि से है। इसकी जो अधिकता है वो एक तरह से भीमकायता की अवस्था भी उत्पन्न कर देता है, जबकि अगर कमी हो जाती है तो जिससे क्या है, बौनापन भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार केंद्रक है, कोशिका है, जीव द्रव्य है या केंद्रक कला है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जीव द्रव्य। तो प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन लसलसा व जलयुक्त पदार्थ है। इसकी रचना कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा है, फैट यानी प्रोटीन हो गया, अकार्बनिक पदार्थों को मिलाकर होता है। ये सभी जीवों की भौतिक आधारशिला है। अगला है सूची 1। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। रेसरपिन क्या है? तो रेसरपिन टैबलेट भी आपने यूज किया होगा, जो बीपी वाले हैं लेते हैं। तो यहाँ पर रेसरपिन अगर बात की जाए तो रक्तचाप कम करना, यानी जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करता है रेसरपिन। क्यूनिन की अगर बात करेंगे तो मलेरिया का उपचार के लिए हो जाएगा। थीइन, तो थीइन जो है ये उत्तेजक है। और मार्फिन की बात करोगे तो दर्द निवारक। तो ए का यहाँ पर 2 है और बी का 4 है और सी का यहाँ पर 3 और डी का हो जाएगा 1। तो 2 4 3 1 राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। 59 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि जो मायोग्लोबिन है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन लगभग सभी जो स्तनधारी हैं, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। तो मायोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। और मायोग्लोबिन का जो मेन आवश्यक जो तत्व होता है वो लौह होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम लिखा है वो गलत हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए लौह, ठीक है, आयरन इसका आवश्यक तत्व है। तो ये दूसरा कथन आपका गलत यहाँ दिया है। तो केवल और केवल आपका एक ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष जो ग्रंथि हो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है मस्तिष्क में। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न नंबर 61 है, क्रोनोलॉजी का है। रामनगर की युद्ध की अगर बात करोगे तो रामनगर का युद्ध जो है ये हुआ है 1848 में, 22 नवंबर 1848 में अंग्रेज और सिख के मध्य हुआ है, ठीक है। भैरोवाल का जो युद्ध है ये भी अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ है, और भैरोवाल का जो युद्ध हुआ है ये 22 दिसंबर 1846 को है। चिलियावाला का जो युद्ध है ये भी अंग्रेज और सिखों के मध्य है। चिलियावाला का भी अंग्रेज और सिखों के मध्य रहा है, और इसका वर्ष चिलियावाला का जो है कई बार पूछा भी जाता है, 1849 है। वहीं पर मनिहारी के युद्ध की अगर बात की जाए तो 1756 का है ये। अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य जो है ये युद्ध हुआ है। किसके मध्य? सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 में हुआ था। और यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी सेट करना है, तो सबसे पहले आपका 4 आ जाएगा, ये ऑप्शन अपने आप बी और डी खत्म। इसके बाद 4 के बाद जो आप देखेंगे तो 1846 आएगा, यानी 2 नंबर आ जाएगा पहले, तो 2 नंबर आप ले लो। तो यही है आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपका रामनगर का हो जाएगा 48, इसके बाद है यहाँ पर 49 चिलियावाला का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 1857 1857 किसकी रचना है? तो 1857 किसकी रचना है दोस्त? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा यस एन सेन की, ऑप्शन सी। 1857 से संबंधित और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि यहाँ पर बीडी सावरकर दिया है, तो 1857 से संबंधित इन्होंने
जो पुस्तक लिखी वो है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सैयद अहमद खान ने भी 1857 से संबंधित लिखा है पुस्तक, और इन्होंने लिखा है एन एसे ऑन दी कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। अशोक मेहता ने भी लिखी है, अशोक मेहता की है द ग्रेट रिवेलियन, 1857 की क्रांति पर आधारित। अगला यहाँ पर मराठा सूची 1 में दिया है मराठा सरदार और सूची 2 संबंधित क्षेत्र। गायकवाड़ बड़ौदा जन हो जाएगा, होलकर जो है इंदौर हो जाएंगे एमपी, भोसले नागपुर होंगे, पेशवा पूना। तो 1, 2, 3 एंड 4 राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है दीवान ए अमीर कोही जो पद है इसकी शुरुआत तो हुई थी। दीवान ए अमीर कोही पद की जो शुरुआत है वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। दीवान ए अमीर कोही जो पद है इस किस विभाग से संबंधित रहा है, तो वो विभाग था कृषि विभाग। तो कृषि विभाग से संबंधित था और यहाँ पर कृषि विभाग है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्त निम्नलिखित में से किसकी जो मृत्यु है वो पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट पामर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार सारा सयानापन और संयम चला गया। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए नाना फडणवीस ने। तो सन 1800 ईस्वी की बात है, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पूना जो दरबार हो वो षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। नाना फडणवीस अंग्रेजों की चालों से परिचित थे, अतः उन्होंने मराठों को सहायक संधि प्रणाली से दूर रखने का प्रयास किया था। उनकी मृत्यु पर प्रश्नगत वक्तव्य ब्रिटिश रेजिडेंट पामर ने दिए थे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मुगल शासक दिए हैं, उनका शासनकाल है, क्रोनोलॉजी आपको मिलान करना है। बहादुर शाह प्रथम की अगर बात की जाए तो 1707 से लेकर के 1712 से संबंधित हो जाएगा, यानी ए का हो गया 2। जहांगीर शाह का जो शासनकाल है जहांगीर शाह, इसके बाद जहांगीर शाह आते हैं 1712 से 13। जहांगीर शाह के बाद फर्रुखसियार है और इनका जो कार्यकाल हो जाएगा वो 1713 से लेकर के 1719। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आलमगीर द्वितीय हैं, तो आलमगीर द्वितीय का जो पीरियड होगा वो 1754 से 58 होगा। और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा बी का 2 है, सी का ए का 2 है और बी का यहाँ पर 4 होगा, सी का 1 है, डी का 3 हो जाएगा। तो 2413 राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में राजा बनाने वालों के नाम से विख्यात है। तो आप जानते हो सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनाने वालों के नाम से विख्यात हैं, जिनके नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इन्होंने भारतीय इतिहास में 4 लोगों दैट इज फर्रुखसियार, दूसरे जो है रफ़ीउद्दरजात, तीसरे रफ़ीउद्दौला, चौथे मोहम्मद शाह, इनको राजा बनाया था। अगला है कि सिख राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। सिख राज्य के संदर्भ में तो आप जानते हो जो सिख राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था जिसे सूबा कहा जाता था। तो सूबे का जो प्रमुख है वह नाजिम कहलाता था। क्या कहलाता था? नाजिम, जिसे सैनिक और असैनिक अधिकार दोनों प्राप्त थे। और यहाँ पर केवल और केवल सैनिक लिखा हुआ है, केवल सैनिक, तो ये गलत है। सैनिक और असैनिक अधिकार दोनों प्राप्त थे, इसलिए स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। तो सिख राज्य अनेक प्रांतों में जो है बटा हुआ था। वो प्रांत का जो प्रांत था उसको सूबा कहा जाता था। और सूबे का जो प्रमुख अधिकारी था वो नाजिम कहलाता था। और नाजिम के पास जो अधिकार थे वो केवल और केवल सैनिक ही नहीं, असैनिक अधिकार भी थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो जो प्रांत था उसको सूबा कहा जाता था। ये सूबा भी जो है वो परगने में विभाजित था, परगने में बटा हुआ था। और परगने का जो प्रमुख होता था वह कारदार होता था। कौन? कारदार होता था। और कारदार का जो था वो शांति व्यवस्था के अलावा राजस्व भी एकत्रित करता था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल और केवल 2 आपका सही होगा, नहीं ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमांट, कौन? विक्टर जैकमांट ने किसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमांट ने रणजीत सिंह की तुलना, इसकी रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। तो कहा यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो 1740 कब की बात? 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। और अली वर्दी खां के अंग्रेजों से अच्छे संबंध थे, परंतु इसने अंग्रेजों को अपने गोदामों को दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी। इसी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अली वर्दी खां ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुगल भूराजस्व व्यवस्था के बारे में कौन सा सही है? मुगल भूराजस्व व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है?
पहला है कि मुगल शासन व्यवस्था में राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित था, बिल्कुल सही है। दहसाला जो व्यवस्था थी औसत उपज तथा औसत कीमतों पर आधारित थी। दोनों की दोनों बातें अपने आप में सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्त, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण, और आपको सही कूट का बताना आंसर। अभिकथन है कि जो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत ये सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। तो अभिकथन जो दिया बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 ईस्वी में होती है। कब? 1885 ईस्वी में। कहाँ? बम्बई में। तो बम्बई में एक सिविल सेवक कौन रहे हैं? ए.ओ. ह्यूम, इनके द्वारा की गई थी स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना के ही संदर्भ में गरम दलीय नेता ने इसकी जो व्याख्या है वो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ उपजे भारतीय जनाक्रोश के सेफ्टी वाल्व के रूप में किया। सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय की प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो यह बात भी सही है, लेकिन यह कारण ये नहीं है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत इसीलिए दिया गया था। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी? तो अगर रासबिहारी घोष की बात करोगे तो 7 और 8 दोनों में उन्होंने किया था। तो मद्रास का होता है 1908 का, तो इसकी अध्यक्षता की थी, और 1907 वाली का जो रहा है सूरत का, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, उसकी भी अध्यक्षता 7 और 8 दोनों किया था रासबिहारी घोष ने। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाहौर का, लाहौर का नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पर एक लिखा है। लाहौर की जो बात करोगे तो ये 1909 की बात है, मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता किए थे, है ना। तो मदन मोहन मालवीय यहाँ पर किए थे। तो पूछा रासबिहारी घोष ने की थी अध्यक्षता, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न नंबर है 74। कौन सा जो कथन है वो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है, सही नहीं है? पहला है कि उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी थी, बिल्कुल सही है। वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार की विरोधी थे, ये भी सही है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया, ये भी सही है। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये गलत है। परमहंस संस्थापक जो सदस्य रहे अगर बात करोगे तो 1849-50 की बात है, 1849 और 50। तो 1849-50 में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से बम्बई में जो है परमहंस मंडली की स्थापना की थी। तो इनसे कोई संबंध लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ स्तूप दिए गए हैं और खोजकर्ता, और कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं आपको बताना है। सांची का स्तूप है, तो सांची का स्तूप खोजकर्ता जनरल टायलर। नागार्जुनी कोंड स्तूप लांगहर्स्ट। भरहुत स्तूप की बात की जाए तो जनरल कनिंघम। वहीं पर दिया हुआ है अमरावती स्तूप, तो अमरावती स्तूप की खोज जो है यहाँ पर बताया गया है एडवर्ड वेकर को। तो इसकी खोज होती है वर्ष 1797 में, और इसकी खोज जो खोज करता रहे वो कर्नल मैकेंजी रहे हैं, कर्नल मैकेंजी। तो यहाँ पर अगर कर्नल मैकेंजी होता तब सही होता, इसलिए ये गलत है आपका कर्नल मैकेंजी। तो कौन सा सुमेलित नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, मंत्री दे रखे हैं और संबंधित यहाँ पर मिलान करना है, और मंत्री जो है ये शिवाजी की जो अष्टप्रधान परिषद के रहे हैं उनके संदर्भ में है ये। तो पत्राचार विभाग किसके पास रहा है? चिटनीस मंत्री होते थे, चिटनीस कहा जाता था। सूचना विभाग का जो था वो वाक्यान्वीस सूचना विभाग। अर्थ मंत्री अगर बात करेंगे तो दबीर होंगे, दबीर कहा जाता। मजमुआदार, कौन? मजमुआदार, तो ये विदेश मंत्री होते थे। तो ए का 4 है और बी का यहाँ पर 3 है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। अगला यहाँ पर विद्रोह दे रखे सूची 1 में, और सूची 2 में उससे संबंधित जो रीजन है क्षेत्र आपको बताना है। गड़करी विद्रोह का संबंध होगा महाराष्ट्र से। खासी विद्रोह का होगा गारो खासी जयंतिया मेघालय। रंपा विद्रोह की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश। मोपला हो जाएगा केरल। तो यहाँ पर होगा 2, 3, 4 और 1। तो 2, 3, 4 और 1 राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब है। 78 नंबर प्रश्न, राजनीतिक संगठन दिए हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं, और यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं अर्थात गलत कौन सा आपको बताना है। जैसे कि पहला यहाँ पर ये दिया हुआ है जमींदारी एसोसिएशन। तो जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। इंडियन लीग की संस्थापक शिशिर कुमार घोष, ये भी सही है।
पूना सार्वजनिक सभा की अगर बात की जाए तो जीबी जोशी, ये भी सही है। जबकि जो बम्बई एसोसिएशन है तो इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी, तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में हुई और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, ना कि बदरुद्दीन तैयब। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न ये आपका लॉर्ड विलियम बांटिक है, जो कि इनके संदर्भ में आपको बताना है लॉर्ड विलियम बांटिक से संबंधित तथ्यों को। पहला दिया हुआ है सती प्रथा का अंत, जो कि सती प्रथा का अंत से संबंधित इनके कार्यकाल से रहा है, तो बिल्कुल सही है। वहीं पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, जो कि विलियम जोन्स ने जो है की थी, ना कि लॉर्ड विलियम बांटिक। तो ये दूसरा आपका गलत हो रहा है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हो, लॉर्ड विलियम बांटिक। ठगी प्रथा का अंत हो या सती प्रथा का अंत, सभी लॉर्ड विलियम बांटिक। तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो 3 यहाँ पर जो स्टेटमेंट कथन है वो सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, यानी समाचार पत्र पत्रिकाएं दे रखी हैं और उनके प्रकाशक और संपादक दिए गए हैं। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर रहे हैं, तो उदंत मार्तंड जुगल किशोर कहाँ, ये है, तो एक 3 हो गया। हिंदी प्रदीप की बात की जाए तो इसकी संपादक बालकृष्ण भट्ट होंगे। कौन होंगे? वैसे आप एलिमिनेट करोगे तो हो जाएगा आपका एलिमिनेट, एक 3, ठीक है। तो हिंदी का हो जाएगा कौन, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। इंकलाब की बात करोगे तो खालिद अंसारी हो जाएंगे। हरिजन की महात्मा गांधी, तो हरिजन और महात्मा गांधी, उदंत मार्तंड, ये आपको मालूम ही रहा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि उत्तर प्रदेश भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश जो उत्पादित करता है पूरे भारत का जो उत्पादन है उसका 40% जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश उत्पादन का है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है। कारण इसका बताया जा रहा है कि आलू उत्पादन नंबर 1 इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आलू उत्पादन है वो हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन जो है भारत सरकार द्वारा जो क्रांति जो कि आलू उत्पादन से संबंधित होगी वो गोल क्रांति है, ना कि हरित। तो हरित क्रांति यहाँ पर जो दिया है गलत हो गया, गोल क्रांति अगर लिखा होता तब सही होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका कारण जो लिखा गलत है, तो ए सही होगा और आर गलत, ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है। पहला है कि खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती है। बात बिल्कुल सही है। जो खरवार जनजाति आप जानते हैं खूंखार व बलिष्ठ जनजाति होती है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि वर्णौत उत्तराखंड में पाई जाती है और ये जनजाति मंगोल प्रजाति की है। तो यहाँ पर जो मंगोलाइड प्रजाति लिखा है ये गलत है, क्योंकि जनजाति जो है ये वर्णौत उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाने वाली जनजाति है, जो कि कोल किरात जातियाँ हैं। कोल किरात वंश, कोल किरात, तो कोल किरात है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वाटरफॉल्स दे रखे हैं और किस कंट्री में है आपको वहाँ पर बताना है। सूची मिलान करके सही कोड का आंसर देना है। एंजल जलप्रपात आप जानते हो, तो एम्बिल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला हो जाएगा। एंजल जलप्रपात, तो ए का जब 2 है तो ये 2 होगा, ये 100% आप कन्फर्म है, तो सी और डी अपने आप कैंसिल। बी का 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो बी का 3 100% होगा, यानी सदरलैंड का जो है आपका न्यूजीलैंड होगा। लैंड देन दोनों में लगा है, सदरलैंड न्यूजीलैंड। तो इस तरह आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं। अब सी और डी में आपको एलिमिनेट करना है। तो रिबन कहाँ पर है? रिबन आपका पड़ता है कैलिफोर्निया में, तो यहाँ पर सी का 1 हो गया, तो इस तरह आपका डी का 4 हो ही जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। 84 है, नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि ज्वार भाटा की जो ऊंचाई है, ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। कारण बताया जा रहा है कि यह सागर में जल की गहराई पर निर्भर करता है। तो आप जानते हो ज्वार भाटा यानी सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्तियां हैं उनके कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार, नीचे गिरने को भाटा, तो ज्वार भाटा कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में पर्याप्त भिन्नता होती है, जो सागरीय में जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा है, सागर के खुले होने पर जो है बंद होने पर निर्भर रहता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 85 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं।
पहला यहाँ पर कथन दिया है कि आर्कियन काल में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ दोस्त, वो प्री कैम्बियन काल में हुआ है। किस काल में? प्री कैम्बियन काल में। तो प्री कैम्बियन काल में समुद्रों में ऋणयुक्त जीव उत्पन्न हो गए थे, परंतु स्थल जीव रहित था। और इसी काल में जो है अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ही निर्माण हुआ है। और जो आर्डोविसियन काल है, आर्डोविसियन काल में वनस्पतियों का विस्तार हुआ और समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए समुद्र में। तो यहाँ स्थल भाग लिखा है, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा भी आपका गलत है कथन, क्योंकि ऑर्डोविसियन काल में स्थल भाग में जो है जीव विहीन था, क्योंकि समुद्र अंदर में ही जो रेंगने वाले जीव का विकास उत्पन्न हुआ था। तीसरा कथन है कि कैम्ब्रियन काल में विंध्य पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो तीसरा कथन बिल्कुल सही है। कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर 3 और 4 बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर कितने कथन सत्य हैं? यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन, यानी 3 और 4। अगला प्रश्न नंबर 86 है दोस्त। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। कल्प दे रखे हैं और उनके युग से संबंधित आपको बताना है। कौन सा कोट सही होगा? पहला लिखा हुआ है पैलेओजोइक, तो पैलेओजोइक का कल्प जो है ये प्रथम युग का संबंध है। मेसोजोइक की बात की जाए तो द्वितीय युग से होगा। सेनेजोइक तृतीय युग हो जाएगा और नियोजोइक से चतुर्थ युग। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ए का 2 है, वी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। तो 2 1 4 3 राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न 87 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख झीलें दिए गए हैं और उनका लोकेशन यानी किस स्टेट में है। पहली झील यहाँ पर है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। सूरजताल आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। तवा ओहर झील राजस्थान बताया गया, जो कि गलत है, क्योंकि तवा ओहर झील जो है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया है, यानी आप कह सकते हैं कृत्रिम झील नहीं है। तो ये एमपी लोकेशन है इसका, तवा ओहर झील का। अष्टमुडी झील जो है केरल राज्य में है, ये सही है आपका। पूछा है कौन सा ही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। यहाँ पर सही कोड बताना है। अभिकथन क्या है? यदि कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। कारण बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। तो ये बात तो सही है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। तो 1 दिन का तो अंतर है पूर्व व पश्चिम में, तो सूर्य पूर्व ओर होता है। तो जब पश्चिम दिशा में आप यात्रा करोगे तो 1 दिन क्या आपका बढ़ेगा, तो 1 दिन यहाँ पर घटा दिया जाता है, जो कि गलत होगा। तो जब पूर्व दिशा में यात्रा करेगा तब 1 दिन घटाया जाएगा। यहाँ पश्चिम दिशा में यात्रा है तो 1 दिन यहाँ पर जोड़ा जाना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ घटा यहाँ पर होना चाहिए था, जोड़ दिया जाता, तब सही होता, इसलिए गलत है। तो कथन यहाँ पर गलत है, कारण ही सही है। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न 89 है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 यहाँ पर दिया हुआ असंतता और संक्रमण क्षेत्र है, तो आपको मिलाना करना है, ठीक है। असंतुतता यानी डिसकंटिन्यूटी है और संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन है। कॉनराड आप जिसको कहोगे, तो डिसकंटिन्यूटी ये जो है मेटल और कोर के मध्य है या ऊपरी और निचले क्रस्ट के मध्य, तो ऊपरी और निचले क्रस्ट के मध्य होगा। तो ए का यहाँ पर 2 हो गया। रेपिटी की अगर बात करेंगे तो बाह्य और आंतरिक मेटल के मध्य है, तो बी का यहाँ पर 3 है, बी का 3। गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग मेटल और कोर के मध्य 1 हो गया और इसका 4 हो गया। तो 2 3 1 4 राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी। 90 नंबर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जनजाति दे रखी है और उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जिले हैं। सहरिया जनजाति किस जिले में होगी इनमें से? तो सहरिया जनजाति के लिए आप जाएंगे ललितपुर। थारू जनजाति, तो थारू जनजाति आपको मिलेगी गोरखपुर। चेरो जनजाति है तो चेरो हो जाएगी आपकी वाराणसी और खरवार हो जाएगी देवरिया। तो यहाँ पर ए का आपका 3 है, बी का 1 है और वी का 1 है और सी का 4 है और डी का क्या है 2 है। तो 3 1 4 2 राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पॉलिटी का है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है।
संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। पहला कथन है कि आयोग की संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो नियुक्त की जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ही आयोग की संरचना का निर्धारण किया जाता है। तो पहला कथन आपका सही है। इसके अलावा और कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, वो अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा है पुनः नियुक्ति का पात्र, तो पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका एक सही जवाब बनेगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, केवल एक। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। कारण बताया जा रहा है कि भारत का जो परिसंघ है वो राज्यों के मध्य करार का परिणाम है। तो आप जानते हैं भारत का जो परिसंघ और राज्यों के मध्य किसी पर करार का जो है परिणाम नहीं है और संगठक इकाइयों को उससे विलग होने का अधिकार ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका कारण गलत होगा, ए सही जवाब, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर सी सही जवाब होगा, ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों को उनके उद्भव के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। तो क्रोनोलॉजी यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है झारखंड राज्य। झारखंड की स्थापना होती है वर्ष 2000 ईस्वी में। अरुणाचल जो है 1986 है। केरल की अगर बात करोगे तो 1956 और नागालैंड है 1962। हरियाणा है आपका 1966। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा? 1956, यानी 3 नंबर हो गया आपका। उसके बाद है 1962, यानी आपका 4 नंबर आ जाएगा। तो 4 नंबर, बस यही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में राज्य दिए हैं और सूची 2 में यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। पहला यहाँ पर है आंध्र प्रदेश राज्य। तो आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 11 हैं। उड़ीसा राज्य में राज्यसभा की सीटें 10 हो जाती हैं। महाराष्ट्र तमिलनाडु से थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र में 19 हो जाएगा, तमिलनाडु में 18। तो ए का 4 होगा, बी का 1 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषताएं। पहला है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की बात की जाए, जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपका यूएसए से है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर, ये आपका कनाडा से है दोस्त, कनाडा है आपका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। परमाधिकार जो लेख है, रिट है, ये आपकी जो है परमाधिकार है, ये आपकी ब्रिटेन। कहाँ से है? ब्रिटेन से। तो यहाँ पर यूएसए से पूछा गया है। तो आपका पहला है, दूसरा है, 1 है, 2 है और 4 है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? 1, 2, 4, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 3री अनुसूची में निम्न पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान की जो प्रारूप हैं वो किनके हैं? सही कोड का आपको चयन करना है। तो राज्य के अगर मंत्री की बात की जाए तो शेड्यूल 3 के हिसाब से लेते हैं। संसद के सदस्य, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, ये भी हैं आपकी। लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो ऑलरेडी जो स्पीकर होते हैं वो संसद के सदस्य के रूप में ही शपथ ले चुके होते हैं, तो अध्यक्ष से शपथ नहीं लेते हैं, तो ये तो होगा नहीं आपका। राज्यों के राज्यपाल की बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 159 के तहत जो है राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है वहाँ के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो ये 4 नंबर भी आपका नहीं होगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से शपथ लेते हैं, तो ये आपका सही है, यानी आपका 5 भी सही होगा। तो 1, 2 और 5 यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। और राष्ट्रपति भी आप जानते हो नहीं लेते हैं, आर्टिकल नंबर 60 है उसका, उनका आर्टिकल 60 है, शेड्यूल 3 के हिसाब से वो भी नहीं लेते सब। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रस्तावना को संपूर्ण संविधान की अधिनियमन के बाद अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रमुख विधिवेत्ता डॉक्टर VR अम्बेडकर ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो संविधान का परिचय पत्र कहने वाले थे NA पालिकीवाला। कौन था? NA पालिकीवाला ने प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र कहा है।
किसने? E.N.A. पालकीवाला ने। तो दूसरा ऑप्शन अपने आप गया। तो 2 आपका यहाँ पर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है। ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो संविधान सभा में आप जानते हैं 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया। और इसे 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 होना चाहिए, संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था, क्योंकि आप प्रस्तावना में ही पढ़ते लास्ट में कि दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पर करिए थोड़ा। इसके बाद पूरा कथन जो है आपका चौथा सही हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को संबंधित करना है। यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं, उनके उपबंध जो हैं यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 87 है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित है, दोनों सदनों का। और 243 छा है। तो 243 जी हो गया, अच्छा यानी कि आपका हो जाएगा यू, 243 यू। तो 43 जी जो संबंधित है वो पावर ऑफ पंचायत से हो जाएगा, यानी कि पंचायतों की शक्ति होगी। और 243 यू हो जाएगा नगर पालिकाओं की अवधि से संबंधित। और डी का हो जाएगा 1, संसद का सचिवालय। तो डी का 1 है, सी का 2 होगा और बी का 3 होगा और ए का जो हो जाएगा वो 4 होगा। तो 4321 राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी होगा 4321, ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारत में संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है कि संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त कौन करता है? अब जैसे कि लोकसभा है तो अध्यक्ष होंगे, और राज्यसभा वहीं पर है तो सभापति होते हैं, नामित करते हैं। और जब इनकी जो रिपोर्ट है समितियों की, वो रिपोर्ट्स अपनी जो है सदन अथवा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को क्या है, सौंपती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। संसद को इनके कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ये कथन भी आपका बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। प्रमुख समितियां दिया हैं और उनका गठन हुआ। तो पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। सबसे पहले बलवंतराय मेहता समिति रही 1957 की, फिर 20 वर्ष बाद अशोक मेहता देव स्तरीय की जिन्होंने बात की, तो 1900 अशोक मेहता 77 हो जाएंगे। तुंगन समिति की अगर बात करोगे तो 88 हो जाएंगे। एलम सिंघवी जो 86 में थी इनकी, एलम सिंघवी हो जाएंगे 86, जीवी के राव हैं तो 85। वो अब आप मिलान कर लो। और यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ए का 2 है और बी का 1 है और सी का यहाँ पर 4 है और डी का क्या है 3। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रणाली को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा था? किस आर्थिक प्रणाली को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा था? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए पूंजीवादी प्रणाली। तो पूंजीवादी प्रणाली क्या है? तो ऐसी व्यवस्था जिसमें कितना भी उत्पादन किया जाएगा और किसका किया जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था क्या है कि कितना उत्पादन किया जाएगा, किसका किया जाएगा और इसकी जो डिमांड और सप्लाई है उसी के आधार पर तय होगा। और इसी व्यवस्था को पूंजीवादी प्रणाली कहा जाता है। इसे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा था। ऑप्शन यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें समावेशी विकास की नीति पर बल दिया गया? समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो टाइम पीरियड है वह 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2007-12। इसमें समावेशी विकास की नीति पर बल दिया गया, जिसका लक्ष्य यह निश्चित करना था कि अर्थव्यवस्था के उच्च विकास का लाभ समाज की कमजोर और संसाधन विहीन वर्गों तक पहुंच सके। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है ऐसी बेरोजगारी को पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रह सकती है, वो क्या कहलाती है? कौन सी बेरोजगारी का प्रकार है ये? ऐसी बेरोजगारी जो कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रहती है। और यहाँ पर राइट आंसर बनेगा घर्षण जनित बेरोजगारी।
तो जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह भी रोजगार हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के बाद रोजगार की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। तो ये तलाश की इसी अवधि में वह अपनी अस्थायी बेरोजगार हो सकता है, और ऐसी अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है। और जो घर्षण जनित बेरोजगारी है ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रह सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था है। ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था, और यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दी नाबार्ड है, प्राथमिक ऋण समितियाँ हैं, सहकारी बैंक है। तो यहाँ पर आपका होगा नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो 12 जुलाई 1982 को। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की, कौन सी कमेटी रही है? तो ये शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना, और इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड का वो कहाँ है दोस्त? ये मुंबई है, ठीक है, मुंबई। और ये ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण वगैरह वगैरह इसी के अंडर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 105 निम्नलिखित में से किस प्रकार का घाटा यह प्रदर्शित करता है? किस प्रकार का घाटा है कि यह प्रदर्शित करता है कि सरकार उधारी का प्रयोग, सरकार जो है लोन लेकर उधारी का जो प्रयोग है वह पूंजीगत कार्यों को पूरा करने में भी कर सकती है। ये घाटे का प्रकार है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा की जो धारणा है, कॉन्सेप्ट, ये 2011-12 इसका जो है शुरुआत रही है। तो 2011-12 के केंद्रीय बजट से इसको जो है शुरू किया गया है प्रभावी राजस्व घाटा की धारणा को। प्रभावी जो राजस्व घाटा है वो बराबर होता है जो आपका राजस्व घाटा, उसमें से अगर आप पूंजी संपत्ति के सृजन से जो संबंधित अनुदान है उसको आप माइनस कर दें तो आपका प्रभावी राजस्व घाटा आ जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा ये प्रदर्शित करता है कि जो सरकार है वो उधारी का प्रयोग पूंजीगत कार्यों को करने में जो है वो, यानी पूंजीगत कार्यों को करने में भी क्या है, कर सकती है उधारी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्फीति की दर तथा बेरोजगारी के बीच विलोम इनवर्स रिलेशन है? महंगाई और बेरोजगारी का इनवर्स रिलेशन जो है प्रदर्शित करता है कौन सा कर्व है? तो यहाँ पर कौन सा वक्र होगा आपको बताना है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये फिलिप्स वक्र है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। वर्ष 1958 ईस्वी में A.W. फिलिप्स ने स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर के बीच विलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन को जो है एक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसे फिलिप्स वक्र कहते हैं। इसके अनुसार जब स्फीति की जो दर है जितनी ही ऊंची होगी बेरोजगारी दर उतनी ही क्या है, कम होगी। तो स्फीति और बेरोजगारी के बीच इनवर्स रिलेशन फिलिप्स वक्र है। अगला है मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक मल्टी यानी मनी मल्टीप्लायर है। तो मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित के बीच का अनुपात है। तो मुद्रा गुणक जो बराबर होगा वो प्राथमिक मुद्रा यानी प्राथमिक मुद्रा और कुल मुद्रा की मात्रा के मध्य, यानी राइट आंसर यहाँ पर आपका बी आपका सही जवाब बन जाएगा। मुद्रा गुणक इक्वल टू प्राथमिक मुद्रा और कुल मुद्रा की मात्रा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला आपका 108 है जो कि तर्क शक्ति परीक्षण से आपका संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि राधा है, शीला है, महिमा और सीता। कौन? राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के गिर्द बैठी हैं चारों ओर। तो राधा शीला की दाईं ओर बैठी है। चलिए मेज बना लेते हैं। यहाँ पर ये मेज है आपकी। तो यहाँ पर है कितने? राधा है, शीला है, महिमा है, सीता, नहीं 4 लोग। अब यहाँ पर जो राधा है वो शीला की दाईं ओर बैठी है। आप इनको शीला को ले लो, ये हो गई शीला। शीला के दाईं ओर तो ये हो गया आपका दायां यानी राइट, और ये लेफ्ट। तो जो राधा है वो शीला के दाईं ओर बैठी है। चलिए बैठा देते हैं। शीला के दाईं ओर यानी राइट हैंड पे जो है होंगी कौन? राधा। राधा। इसके बाद क्या प्रश्न है कि जो महिमा है वो सीता के बाईं ओर बैठी है। तो ये बात तो बन गई। अब 2 जगह खाली है, 2 ही लोगों को बैठाना है। तो जो महिमा है ना वो सीता के बाईं ओर बैठ रही हैं, तो बैठा दो सीता के बाईं ओर। तो अगर आप सीता यहाँ बैठेंगी और मेज़ है तो मेज़ का डायरेक्शन इस साइड में है, सब लोग चारों तरफ एक तरफ मुँह करके बैठी भाई, है ना। और प्रश्न में पूछा गया कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है? सामने, एक दूसरे के सामने। चलिए बैठा दीजिए। महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, तो सीता के बाईं ओर अगर हम यहाँ पर सीता को कर देंगे तो बाईं ओर तो सीता के हो जाएंगी राधा, जो कि गलत होगा। तो महिमा सीता की बाईं ओर है,
यदि हम महिमा को यहाँ पर बैठा दें, महिमा इधर आ जाएंगी, तो महिमा जब इधर हो गई तो ये हो गया महिमा का बायां, तो और ये हो जाएगा दायां। तो यहाँ पर भी महिमा को हटाओ ज़रा, महिमा को यहाँ पर लाओ, महिमा को ले आते हैं इधर। तो जब महिमा इधर हो जाएंगी और सीता यहाँ पर हो जाएंगी, तो सीता का ये हो जाएगा लेफ्ट यानी बायां, और ये हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर हो गया ना, सीता के बाईं ओर क्या है, सीता के बाईं ओर महिमा बैठी है, तो ये हो गया डायरेक्शन फिट। अब यहाँ पर देख लो एक दूसरे के सामने बैठा कौन है, तो राधा और सीता बैठी हैं और महिमा और शीला बैठी है। तो सीता के सामने कौन है, राधा है, और महिमा के सामने कौन है, शीला है। महिमा के सामने कौन है, शीला है। तो यहाँ पर क्या है आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। शीला सीता नहीं, राधा सीता, हाँ ये हो रहा है, राधा सीता यहाँ पर है, तो राधा सीता। महिमा राधा, महिमा शीला है नहीं, राधा शीला है नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 109, अनसाइटली अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में शब्द में इसके दो अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। अब यहाँ पर आप देख लो, यू, एन, एस, आई, जी, एच, टी, एल, वाई। यू कौन से नंबर का है, 21। एन कौन से नंबर पर आता है लेटर में, यम एन 14वें नंबर। यस किस नंबर पर आएगा, 19वें पर। आई अगर बात करेंगे तो आई किस नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। जी किस पोजीशन पर आएगा, 7वें नंबर पर आता है लेटर में। और ये लेटर 26 लेटर में एच कौन सा नंबर, 8वां नंबर है। टी की अगर बात करोगे इजोटी यानी कि ये 20 नंबर पर है, इजोटी तो ये 25 पर है। और यल की अगर आप बात करेंगे तो यल जो नंबर है वो 12वां है। प्रश्न क्या है कि जो अक्षर दिए हैं इनमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जोड़ा जिनमें से प्रत्येक में शब्द में इसके दो अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यस टी यू, तो यस और यू का अगर जोड़ा बनाओगे तो जैसे कि आप लेटर जब अंग्रेजी पढ़ते हो तो यस पी क्यू आर यस टी यू, ठीक है, कितना आता टी, तो यस और यू के बीच एक लेटर आता है। तो यू और यस, तो यस और यू के बीच यहाँ पर कितना है, एक लेटर देखने को मिल रहा है। तो एक जोड़ा आपका बन गया यस यू वाला। एक तो यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल रहा है जी एच आई जी पढ़ते हो तो जी और एच के बीच में कोई लेटर देखने को नहीं, तो एक जोड़ा आपका ये होगा, जितना वर्णमाला में उतना इसमें भी मिल रहा है, तो एक जोड़ा आपका जी एच वाला हो गया। और एक जोड़ा यदि आप बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यस और वाई के बीच। अगर आप देखेंगे तो यस के बाद क्या आता है, पी क्यू आर यस टी यू वी यक्स वाई। तो इनको गिनोगे तो कितने लेटर होंगे, 1 2 3 4 5, 5 लेटर आते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इनके मध्य भी उतने ही लेटर हैं, आई जी एच 1 2 3 1 2 3 4 5। तो ये भी जोड़ा क्या है आपका बन रहा है, तो यस वाई वाला एक जोड़ा बन गया। तो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं उतने ही अक्षर इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं जोड़े वाले। तो यहाँ पर कितना जोड़ा होगा वही पूछा गया है, कितने जोड़े हैं, तो 3। कौन कौन से, यस यू जी एच यस वाई। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी है, कौन सी एक संख्या गलत है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 आ रहा है, यानी 1.5 हो जा रहा है, 3 का आधा हो रहा है, यानी गुणे कितना हो रहा है 1/2। फिर 1.5 एक कम 1.5 हो जा रहा है, यानी गुणे 1 हो रहा है। फिर इसी सीरीज को यदि आप कंटिन्यू रखोगे तो यहाँ पर 1/2 से गुणा किया, फिर यहाँ पर फिर आधा आपने बढ़ाया, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ पर आप आधा बढ़ाएंगे अगर तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई किससे कीजिए 1.5 से, तो 1.5 गुणे 1.5 कितना होगा 15 15 225, यानी यहाँ पर होना चाहिए 2.25। इसी सीरीज़ को यदि आप कंटिन्यू करिए तो 2.25 का यहाँ पर 1.5 है, तो फिर यहाँ पर आप आधा बढ़ाएंगे, यानी 2 से गुणा इस बार करेंगे तो ये सीरीज बन जा रही है। फिर 2 से यहाँ पर 2.5 से आप गुणा करेंगे, गुणे 2.5, तो यहाँ पर हो जा रहा है 25 गुणे अगर 45 करेंगे तो 25 5 25 और 25 चौका 100 और +12 तो 1125 हो जा रहा है, यानी 11.25 आ जा रहा है।
तो ये सीरीज होनी चाहिए। आधा से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर आधा बढ़ा दो 1.5 हो गया, फिर आधा बढ़ा दो 2 से गुणा कर दो, फिर आधा बढ़ाओ 2.5 से। इस तरह ये श्रेणी बैठती जा रही है। तो सीरीज में कौन सी संख्या गलत आपको देखने को मिल रही है? यहाँ पर होना चाहिए 2.25, यानी राइट आंसर यहाँ पर कौन सी संख्या गलत है? तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब बन जाएगा। 2.25 वाला, यानी 2.5 की जगह जो है 2.25 होना चाहिए। तो यही गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 111। अब यहाँ इस सीरीज़ को आप देखिए, अगर हम करेंगे कि 3 5 15, यानी हम 5 से अगर गुणा करें तो गुणे 5 3 5 15, इधर गुणे हम कर दें 4 तो 3 चौक 12, तो इधर तो हो रहा है। अब यहाँ इसी तरह आप कर लीजिए, 8 5 40 करिए और 8 3 24, तो ये तो बन रहा है सीरीज। तो इस तरह भी दिमाग आपका नहीं चल रहा है। अब यहाँ और थोड़ा आप लगाइए इधर उधर कुछ। यहाँ पर अब हम 15 + 12 को ऐड करें तो बराबर कितना हो जा रहा है? 27। 27 में क्या करें कि 3 आ जाए, तो 27 को यदि हम भाग दे रहे हैं कितने से? 9 से, तो 3 आ जा रहा है। 9 3 27, तब ये इसके बराबर आ जा रहा है। इस तरह इसको हम करके देखते हैं तो 44 + 28 कितना होगा? 44 + 44 20 64, 8 72, 72 हो जाएगा। और 72 को यदि हम भाग करें 9 से तो 9 8 72 ये आ जा रहा है। यानी ये कुछ मामला बन रहा है यहाँ पर। इसी तरह इसको हम ऐड करेंगे 64 + 53, तो 6 5 11 और 4 3 7, यानी कि 100 हो जाएगा 17। 117, 117 को हम यदि भाग करें 9 से तो कितना आएगा? 9 1 कम 9 और 9 3 27, यानी 13 नवैया होता है 117। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो ये सीरीज आपकी बैठ जा रही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। कितना आएगा? 13। अगला प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का जो कोड है वह ADIP है, उसी सांकेतिक भाषा में HGFE का कोड क्या होगा? क्या लिख दे रहे हैं? A B C और D। इसको लिखा जा रहा है क्या? इसकी जो कोड भाषा है वो कर रहे हैं A D I और P। यानी यदि आप इसको देखेंगे तो A का यहाँ पर A लिखा हुआ है, यानी A अगर पहला अक्षर है तो पहला अक्षर यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है, और ये चौथा अक्षर होता है D। और यहाँ पर D आपका चौथा अक्षर है, ये पहला अक्षर है, और ये I जो है ये 9वां अक्षर है। और P कौन सा है? इजोटी है ना, इजोटी जो होता है JOTY, तो यहाँ पर 5वां होता है, ये 10 है, ये 15 है, T जो है ये 20वां है और Y 25वां लेटर है, तो ये इजोटी। तो O के बाद आता है यमन OP, ये P यहाँ पर है 16वां अक्षर। अब यहाँ पर अगर डिजिट का आप देखेंगे तो 1 गुणे 1 हो रहा है, 2 गुणे 2 कर दे रहे हैं, 3 गुणे 3 कर दे रहे हैं, यानी इसी का स्क्वायर करते जा रहे हैं, 4 चौक 16 इस तरह। तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर कर लीजिए। क्या लिखा है? H है, G है, F है और E है। H कौन सा अक्षर है? GHI, GH, ये 8 है, ये 7वां है। F कौन सा नंबर है? EFGH, यही तो लिखा उल्टा, यानी 5 6 7। तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 आएगा, यानी H आ जाएगा। फिर 7 को अगर आप दूसरे पोजीशन पे तो 7 दूना 14वां लेटर आना चाहिए, तो OMNOP, यानी यन हो जाएगा 14वां। तो H के बाद यन ये आपको ऑप्शन C में दिख रहा है और D में दिख रहा है। इसके बाद है F, यहाँ 6 है, तो ये तीसरे पोजीशन में 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 18, और 18वां लेटर आपका क्या होता है? R होता है, 18वां लेटर। 5 चौक 20, 20वां लेटर कौन सा है दोस्त? T है, तो HNRT, यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन D। तो ऑप्शन D यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा। ठीक है, ऑप्शन D। तो HGFE का जो कोड है वो HNRT होगा। अगला प्रश्न नंबर 113 है, डायरेक्शन का है बेसिकली। तो किसी दिशा में 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, किसी दिशा में 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रहे हैं, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यस लिख लेते हैं इसको, यस स्टार्टिंग पॉइंट। 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर, यानी आप दक्षिण दिशा की ओर चलोगे कितना? 35 किलोमीटर। कितना दोस्त? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर चले। जब आप दक्षिण की ओर जा रहे हो, फिर जो है मुड़ते हो बाईं ओर, माफ़ कीजिए, फिर मुड़ते हो बाईं ओर, और बाईं ओर मुड़कर क्या है? 17 किलोमीटर चलते हो। हम मुड़ जाते हैं बाईं ओर। बाईं ओर किधर मुड़ोगे? इधर को, इधर से आ रहा कोई व्यक्ति, फिर मुड़ा बाईं ओर। कितना चलता है? 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर चला लो। फिर अंत में जो 17 किलोमीटर आते हैं था, अंत में फिर वो बाईं ओर मुड़ जाती है। भाई से जा रहे हैं, फिर अपने हाथ बाईं ओर ले लो, तो नहीं बाईं ओर मुड़ जाते हैं।
बाईं ओर मुड़कर ये फिर 35 किलोमीटर फिर चलते हैं। चलने दो 35, इतना ही बराबर चलेंगे जितना चले थे, तो 35 किलोमीटर फिर चले, ये भी 35 ही है। पूछ क्या रहे हैं, बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अब 35 किलोमीटर ऐसे जा रहे हैं, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ गए, फिर जो है बाईं ओर मुड़ जाते हैं 35 किलोमीटर। अब इनके और इनके बीच की दूरी कितनी है। अब जो दूरी यहाँ पर है 17 किलोमीटर, वही दूरी यहाँ पर भी तो होगी, तो 17 किलोमीटर ही ऑप्शन भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है। आप फोटो ले लीजिए, ये है फोटो, खींच मेरा फोटो, तो ये हो गया आपका फोटो। और फोटो में कौन, कोई व्यक्ति है, इनकी ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है, नर्मदा कह रही। तो यहाँ पर नर्मदा बोल रही, तो नर्मदा को पकड़ लो। किसको पकड़ोगे आप, नर्मदा को। चलिए नर्मदा को पकड़ते हैं। नर्मदा बोल रही हैं कि जो फोटो है ना, ये मेरे चाचा की पुत्री, तो नर्मदा की ले लो चाचा, नर्मदा के हो गए चाचा। और चाचा की पुत्री, तो नर्मदा की जो चाचा की पुत्री होगी, नर्मदा के चाचा, तो चाचा की होगी कौन, पुत्री, पुत्री ले लो। और पुत्री का ही भाई, पुत्री का भाई ले लो। और पुत्री का जो भाई है, यही तो फोटो है, यही क्या है, फोटो है। तो ये जो फोटो में व्यक्ति है, ये नर्मदा की चाचा की पुत्री का भाई है, यही तो लिखा है। तो यहाँ पर बताना है कि फोटोग्राफ में दिखाया गया जो व्यक्ति है, नर्मदा से क्या संबंध, यानी नर्मदा का कौन लगता है। तो जब नर्मदा है, नर्मदा दे चाचा हो गए, चाचा की पुत्री, तो ना चाचा की पुत्री ये कौन हो गई, चाचा की पुत्री हो गई चचेरी बहन। तो चाचा की जो पुत्री हैं, इनका भाई है, फोटो जो दिख रहा है वो भाई है पुत्री का, तो पुत्री का जब भाई चाचा के, तो ये हो गई चचेरी बहन, और इनकी बहन का ही भाई है, तो इनकी बहन का भाई क्या होगा, नर्मदा का चचेरा भाई होगा। तो चचेरा भाई यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, यदि 4 गुणे 40 बराबर 10 है और 5 गुणे 5 बराबर 1 है, तो 1 गुणे 7 बराबर 7 है, तो 11 गुणे 11 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर यही लग रहा है कि 40 भागे 4 यानी उल्टा किया जा रहा है, 40 भागे 4 बराबर 10 आ रहा है, 5 भागे 5 बराबर क्या आ रहा है, 5 भागे 5 40 भागे 4, और इसी तरह 7 भागे 1 किया जा रहा है, 7 भागे 1 है तो 7 आ रहा है। इसी तरह 11 भागे 11 अगर करोगे आप, 11 डिविजिबल 11 करोगे तो 1 आएगा, तो यही पर राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ई सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है। यदि जार 60 दिनों में पूरा भर जाता है तो जार 1/4 कितने दिनों में भर जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान है, आप कहोगे लिखा है कि 60 दिन में पूरा भर जाता है, 1/4 कितने दिन में भरेगा। जल्दीबाजी में कर दो कि 60 दिन में पूरा भर गया है, तो 60 का अगर हम 1/4 कर दें तो कितना दिन होगा, 15 दिन। 15 दिन में ऑप्शन में नहीं आपके। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि प्रत्येक अगले दिन में क्या है, 2 गुना हो जाता है। एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया शीशे के जार में, और हर दूसरे दिन क्या वो डबल होता जा रहा है। तो कोई जार है और वो कितने दिन में भर रहा है दोस्त, 60 दिन में पूरा भर जाता है। तो 60 दिन में पूरा भर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो, क्योंकि डबल भी हो जा रहा है ना, तो आधा किस दिन रहा होगा, तो आधा जब डबल हो जाएगा तभी तो पूरा हो जाएगा। तो आधा जो है ठीक इसके 1 दिन पहले यानी 59वें दिन जो है ये आधा रहा होगा। 59वें दिन कितना, ये 50% फुल हो गया था, 50%। और जैसे 60वां दिन आएगा 50 का क्या हो, 100% हो जाएगी, यानी 60वें दिन पूरा फुल हो जाता है, ये 100% हो जाता है। और पूछा कितना है, 1/4 यानी कि ये 25%। तो 50 का आधा कितना होगा, 25%। तो 25% रहा होगा किस दिन, 58वें दिन। 58वें दिन रहा होगा 25%। चौथाई, जब चौथाई क्योंकि डबल हो जा रहा प्रत्येक दूसरे दिन 2 गुना हो जा रहा है, तो यानी 98वें दिन 25% भरा गया, फिर 59वें दिन जो है ये 50% आधा हो गया। तो 40 यानी 1/4 जो होगा वो 98वें दिन होगा, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 45 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। महेश का जो स्थान है वो कक्षा में ऊपर से 17वां स्थान है, 17वां नंबर पर है ऊपर से।
यानी रैंकिंग आप देखोगे ऊपर से जो है कक्षा में स्थान जो है वो 17वां है। यदि महेश से पहले 9 लड़कियां हैं, महेश से पहले 9 लड़कियां हैं तो महेश के बाद कितनी लड़कियां होंगी? तो टोटल कमरे में कितने हैं टोटल, यानी कक्षा में जो है वो 45 विद्यार्थी हैं गर्ल्स और बॉयज़ को मिला करके। तो ये जो 45 बराबर किसके है? अगर जो गर्ल्स हैं अगर उनको हम जी मान लें तो बॉयज़ कितने होंगे? जी, यानी गर्ल्स का 2 गुना है। ये तो लिखा है लड़कों की जो संख्या वो लड़कियों की संख्या से 2 गुना है, यानी 2G हो गया। तो जी का मान आप निकाल ही लेंगे, ये 3G हो जाएगा और 3G बराबर हो गया आपका 45। तो जी बराबर यानी गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 15 या 45 15। जब गर्ल्स यहाँ पर 15 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे? 45 में से आप जो है गर्ल्स की संख्या घटा दोगे तो 20 आ जाएंगे। कितने होंगे दोस्त? 20 बॉय। अब आपको कहानी पूरी समझ में आ गई। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि महेश का जो स्थान है वो क्लास में अगर आप देखेंगे रैंकिंग में तो ऊपर से 17वें नंबर पर है, ऊपर से 17वें नंबर पर है। यदि ऊपर से 17वें नंबर पर हैं तो इसके पहले जो है वो 16 हैं लोग, 16 लोग हैं। यदि महेश से पहले 9 लड़कियां, इन 16 में जो है वो 9 जो है वो लड़कियां हैं। महेश से पहले 16 लड़कियां जो है यानी 16 लोग हैं, उन 16 लोगों में 9 जो है वो लड़कियां यहाँ पर दे दिया गया है। तो महेश के बाद कितनी लड़कियां यही पूछा गया है। तो टोटल लड़कियां वैसे क्लास में हैं कितनी? अभी आपने निकाला 15 हैं, तो महेश के पहले जब 9 हैं तो बच कितनी रही हैं? 6 बच रही हैं। तो महेश के बाद वही लड़कियां होंगी, कितनी? 6। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का जो प्रमुख प्रवर्तक है वह कौन है? ICICI है या IDBI है या SBI है या RBI है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कि जो राष्ट्रीय शेयर बाजार है उसकी स्थापना आप जानते हो 1991 में फेरवानी कमेटी, कौन सी? फेरवानी, तो फेरवानी समिति की संस्तुति पर हुई थी और इसका जो प्रमुख प्रवर्तक है वो IDBI है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। तो वैसे बाकी शेयर होल्डर अगर देखोगे तो इसमें शेयर होल्डिंग जो है SBI की ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग IDBI है ना, तो इसलिए IDBI प्रमुख प्रवर्तक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य रहा राजस्व घाटे को समाप्त करना। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किसी देश की वास्तविक प्रगति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय की जो गणना की जानी चाहिए वह चालू कीमतों पर या स्थिर कीमतों पर? तो किसी देश की वास्तविक प्रगति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह स्थिर कीमतों पर की जानी चाहिए, स्थिर कीमतों पर। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना किसी आधार वर्ष के सापेक्ष की जाती है, जो कि वर्तमान में जो आधार वर्ष है वह 2011-12 है। कितना? 2011-12। और आधार वर्ष के आधार पर जो है आगामी वर्षों की जो स्थिति है उसकी तुलना की जा सकती है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न आपका 121 से लेकर के 140 तक मई जून 2023 के आधार पर जो है करंट अफेयर्स दिए गए हैं। प्रश्न है कि मई जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री दैट इज मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री दैट इज मेधा रेल कोच फैक्ट्री। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में शंकरपल्ली मंडल गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। पहला कथन है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत का इस सूचकांक में 67वां स्थान रहा है। तो भारत ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 67वें स्थान पर रहा। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। मई 2023 में 4 सदस्यीय क्वाड शिखर बैठक का आयोजन हिरोशिमा जापान में संपन्न हुआ। वर्ष 2024 में क्वाड बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो क्वाड शिखर बैठक 2023 का जो रहा है वह हिरोशिमा जापान में संपन्न हुआ। तो आगामी जो 2024 का है वो कहाँ पर होगा? तो वर्ष 2024 में क्वाड बैठक का आयोजन अपने भारत में किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में टाटा समूह के अध्यक्ष यश चंद्रशेखरन को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लॉजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? सेविलियर डे ला लॉजन डी होनूर तो किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है जो कि टाटा समूह के अध्यक्ष
यश चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा फ्रांस का, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार द्वारा मई 2023 में दाम नामक खतरनाक मैलवेयर के संबंध में लोगों को चेतावनी जारी की गई थी। यह विशेष रूप से जो टारगेट करता है वह किसको करता है? iOS सॉफ्टवेयर को, या एंड्रॉयड फ़ोन को, या कंप्यूटर को, या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को? दाम मैलवेयर, तो दाम मैलवेयर जो है ये एंड्रॉयड फ़ोन को। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। दाम नामक जो खतरनाक मैलवेयर है इसके संबंध में लोगों को जो है चेतावनी जारी की गई थी। ये विशेषकर जो है ये एंड्रॉयड फ़ोन को जो है टारगेट करता है। ये जो मैलवेयर है विशेष रूप से तृतीय पक्ष यानी वेबसाइटों या अविश्वसनीय या अज्ञात स्रोतों से प्राप्त एप्लीकेशन के माध्यम से फैलता है। मई 2023 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में कहाँ पे रहा है? जर्मनी में। तो मई 2023 में आयोजित रहा। यहाँ पर शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में जो है भारत को कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है जिसको 75वां स्थान मिला है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी ऐरावत। और इस ऐरावत कंप्यूटर को सीडैक पुणे में जो है AI आधारित सुपर कंप्यूटर के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया है। मई 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर शार्क 40, तो टाइगर शार्क 40 का जो आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? नौसैन्य अभ्यास है टाइगर शार्क 40। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन यहाँ भी सही जवाब है। ये संपन्न हुआ था बांग्लादेश में, चट्टोगांव बांग्लादेश में। मई 2023 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा किस राज्य में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन, जो कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापार एवं परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी मेघालय में। अगला है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन ट्विटर की CEO नियुक्त हुई है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी लिंडा याकारिनो। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है कि जून 2023 में बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान हेतु किस एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है? बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है जो कि संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान के लिए है। तो इस राष्ट्रीय मिशन की जो शुरुआत है इसका नाम है माहिर। ऑप्शन ए सही जवाब। तो माहिर जो मिशन है इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। माहिर यानी मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इस भवन के 3 मुख्य प्रवेश द्वारों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो शक्ति द्वार है, ज्ञान द्वार है, कर्म द्वार है, लेकिन यहाँ पर श्रम द्वार जो है नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट कुबेर किस बैंक का है? राइट आंसर बनेगा प्रोजेक्ट कुबेर जो लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। और प्रोजेक्ट कुबेर का जो उद्देश्य है वह बेंगलुरु सर्कल में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करना है। बेंगलुरु सर्कल में। जून 2023 में विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना की किस देश में प्रारंभ की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में प्रारंभ की गई है? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बांग्लादेश में। और इस परियोजना की जो है वो लागत जो है 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर से। तो दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना विश्व बैंक ने शुरू की किस देश में? बांग्लादेश में। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो CEO कौन है? और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा अमित अग्रवाल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में नशीले पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन समुद्रगुप्त नामक अभियान का प्रारंभ किया गया। ये जो है किस एक एजेंसी विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है? नशीले पदार्थों के विरुद्ध है ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त। किसके द्वारा? तो NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त।
अगला प्रश्न है कि मई 2023 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, भारत का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन सी, अजय लांबा। अगला है कि जून 2023 में भारत कनाडा विवाद के संबंध में फाइव आइज गठबंधन, तो फाइव आइज गठबंधन चर्चा में रहा है। इस गठबंधन के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं फाइव आइज में? तो फाइव आइज में 5 सदस्य, तो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है, अमेरिका, ये पांचों के पांचों हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। कौन से कंट्री हैं फाइव आइज में? ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और यूनाइटेड किंगडम है। जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जून में कहां पर किया गया था? और यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। कहां? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। और इसका जो मुख्य विषय वस्तु रहा वो महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, उन्नतीकरण और आगे बढ़ना था। महिला 20 जो G20 रहा उसी के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न है 140 और इसी के साथ पूरा का पूरा आपका टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया है। अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ 5 जून 2023 को। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है कथन वो सत्य है। और अमृत धरोहर जो योजना है इसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों की मदद से रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। तो दोनों के दोनों जो कथन दिए बिल्कुल सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। तो अगला टेस्ट जो है जीएस का और हिंदी का जो होगा 7 और 8, 7 7 14 यानी 14 तारीख को जो है 14 अप्रैल को है, तो 14 अप्रैल को आपको मिलेगा फिर टेस्ट। अगला जो टेस्ट होगा वो हिंदी का दूसरा और हिंदी का दूसरा और जीएस का दूसरा टेस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।